इस बार रीनीट 2026 आप देने जा रहे हैं, तो आपको मैं ये वाला चैप्टर रिवीजन सीरीज हमारा कराने जा रहा हूँ। तो ये चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे कैपेसिटेंस वाला पार्ट। जो ये चैप्टर 2 है, क्लास 12 का टॉपिक है, और इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस वेटेज होते हैं जो नीट में आते हैं। कैपेसिटेंस ऐसे दिखता है। सबसे पहली बात तो ये कि आज हम लोग इस चैप्टर में कवर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कवर करेंगे की टॉपिक जो है कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन कवर करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है कैपेसिटेंस का, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलर नॉन पोलर, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड नीट लेवल एमसीक्यू करेंगे माइंड मैप के साथ। तो एवरेज क्वेश्चन जो आते हैं 2 से 3 आते हैं, मार्क्स जो आता है 8 से 12 आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या आता है, मॉडरेट है। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। तो ये इसके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें करके जाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें टॉपिक जो पढ़ना है क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है इसके बारे में पढ़ना है हमें इस टॉपिक, इस चैप्टर में सबसे पहले। तो सबसे पहले तो देखो कैपेसिटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड बेसिक कंसेप्ट। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये 2 कंडक्टर्स होते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे एक प्लेट होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी क्या बोला गया है इसमें, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं। जो नेट चार्ज होता है कैपेसिटर पर वो हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर आता है वो हमेशा 0 होता है। बट अगर चार्ज ऑन वन प्लेट पूछा जाएगा तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा, या तो +Q या तो -Q होगा। दूसरी चीज, आपको चार्जिंग अगर हम बैटरी के थ्रू करना चाहते हैं तो बैटरी अगर कनेक्ट करोगे तो तब तक चार्ज होगा जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक वो चार्ज होगा अगर हमें चार्ज करना है बैटरी के थ्रू। तो वैसे कैपेसिटेंस होता क्या है, C बराबर Q/V। बेसिकली ये कहां से आया, हमें पता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, या सॉरी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। यहां से प्रोपोर्शनलिटी बताओ तो Q बराबर C इंटू V आ जाता है। यहां से V की वैल्यू Q/C के बराबर आती है, तो वहीं से आया है, या C बराबर Q/V के बराबर आता है, तो वहीं से ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है। कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका फैरेड में होता है। When we say charge Q on capacitor, we mean charge on one plate या each plate, not the net charge। हम जब चार्ज बोलते हैं कैपेसिटर पे तो हम एक प्लेट पे चार्ज कह रहे होते हैं, ये नहीं कह रहे होते हैं कि उस पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर आगे बात करता हूं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस बराबर तुमने पढ़ रखा ऑलरेडी, C बराबर Q/V होता है। तो यहां से मेरे भाई, क्योंकि जो ऐसे हुआ ये कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आया। अब जैसे Q जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो C इंटू V आया। अब जो ये C तुमने लिखा है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये वर्ड ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये Q और V पे डिपेंड करता है। फॉर्मूले में तो तुम देख रहे हो कि Q और V है यहाँ पे, बट द कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, ये आप याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो हाँ, किस पे कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो C बराबर Q/V और इसका SI यूनिट फैरेड होता है, और फैरेड बराबर क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट। SI यूनिट फैरेड, CJ यूनिट स्टैट फैरेड। एक फैरेड की वैल्यू होती है 9 × 10⁻11 स्टैट फैरेड के। और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखोगे तो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 2। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, निकालने के झंझट में नहीं फंसना है, सीधा सीधा याद रखो यार, अगर याद रह जाता है, नहीं तो आप वहां पे कैलकुलेट कर लेना। स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या होती हैं, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड। अगर मैं 1 पिको फैरेड की बात करता हूँ तो 10⁻12 फैरेड के बराबर होता है। ये सब चीजें आपको आती हैं।
कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? ये साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, चार्ज एंड पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है और अर्थ की कैपेसिटेंस की बात करें तो ये 711 माइक्रो फेरेड होती है, जो कि आपको याद रखना है। और प्रैक्टिकली जो अर्थ की कैपेसिटेंस होती है वो हम लोग इनफाइनाइट लेके चलते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली ये 711 माइक्रो फेरेड के बराबर होती है। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होता है। अगर तुम ध्यान से देखना चाहो ये फॉर्मूला कहां से आया तो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर दिखा सकता हूं कि ये कहां से आया। ध्यान से देखो, ये अगर मैं बात करूं कि तुमने पढ़ा है कि C बराबर Q बाई V होता है, और तुमने ये भी पढ़ा है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। और एक V का फॉर्मूला और पढ़ रखा आपने, KQ डिवाइडेड बाई R, जिसमें ये भी पढ़ा होगा आपने K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के बराबर होती है। यहाँ पे V की वैल्यू की जगह रख दो Q बाई C, और यहाँ पे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर हो गया। Q से Q कैंसल, तो यहाँ C से डायरेक्ट आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। देखो यहाँ पे क्या ये डेरिवेशन छोटा सा आ गया, नहीं आ गया, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लार्जर द स्फीयर लार्जर द कैपेसिटेंस, जितना बड़ा स्फीयर होगा उतना बड़ा कैपेसिटेंस होगा। ये जो कॉमन मिस्टेक पॉइंट है जो नीट में बच्चे करते हैं वो क्या है? कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज विद द चार्ज एंड वोल्टेज, मतलब चार्ज एंड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, बार बार मैं बोल रहा हूं। और इट ओनली चेंजेस विद ज्योमेट्री, जैसे जैसे शेप साइज सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक बदलेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बदलेगा, बट चार्ज एंड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है मेरे बच्चों, ये बात याद रखना। हाँ, तो आगे इसमें हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें क्या है, अब हमें निकालना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसके अंदर 3 फॉर्मूले हैं। U बराबर हाफ CV स्क्वायर, पहला फॉर्मूला क्या है? U बराबर हाफ CV स्क्वायर। जब इसका इस्तेमाल तब करना है जब C की वैल्यू और V की वैल्यू दी हुई हो। समझ में आया? हेलो, ठीक है। अगर दूसरा दिया हुआ है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, दिस फॉर्मूला, इसका यूज तब करना है जब Q की वैल्यू पता हो और C की वैल्यू पता हो। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला है U बराबर हाफ Q इंटू V। तो तीसरा फॉर्मूला है हाफ Q इंटू V। ये तब यूज करना है जब Q और V पता हो। तो याद रखना, जब C और V पता हो तब ये यूज करना है, जब Q और C पता हो तब ये यूज करना है, जब Q एंड V पता हो तो ये यूज करना है। समझ में आया? समझ में आया? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। और ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, और E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया बेटा? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, U की वैल्यू हमेशा V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है जब C कांस्टेंट होता है, या Q स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है जब C कांस्टेंट होता है। ये बात भी याद रखना, ठीक है? ठीक है ना? तो ये अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर Q कांस्टेंट होगा तो U डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। अगर बैटरी रिमूव्ड है और बैटरी अगर कनेक्टेड है तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है ना? तो ये अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं, अभी बताऊंगा मैं कैसे होगा वो। अगला जो टॉपिक है ओके, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर बैटरी नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि चार्ज जो है आपका कांस्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ रहा है।
उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी के होती है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि Q हो गया कांस्टेंट, अगर Q कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी U डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c होगी विद दिस फॉर्मूला। समझ में आया? यस और नो? सेम अगर मैं कह रहा हूं कि अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आपका चार्ज तो एक्स्ट्रा आ ही रहा है, इस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कांस्टेंट हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल किस चीज में दिया हुआ है? पोटेंशियल आपका इस वाले पार्ट में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, पहले वाले में। ठीक है ना? तो अगर ये पहले वाले में दिया है u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, जहां पे ये v स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c आ गया। तो जितना ज्यादा आपका कैपेसिटेंस होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो आपका ये दोनों चीज पता करना है। तो हमेशा क्या चेक करके रखना है कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आपका जो एनर्जी है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा, अगर आपकी बैटरी नहीं है तो पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, आगे चलें। अब हम बात करते हैं किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसकी बात करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। कौन सा? ये वाला? इसमें बैटरी कनेक्टेड है तो आपका जो है Q क्या होगा? कांस्टेंट होगा बेटा। नहीं, Q आपका बैटरी अगर कनेक्टेड है तो आपका V कांस्टेंट होगा, अगर बैटरी नहीं है तो आपका Q कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एनर्जी 1/c के प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ पे अगर इसमें देखो एनर्जी जो है C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बस इतनी सी बात याद रखो, ये पॉइंट। आगे चलता हूं मैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी क्या होता है, ध्यान से सुनो कि ये एक प्लेट है जिसका नाम पॉजिटिव 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 चार्ज, यहाँ पे एक दूसरा प्लेट है जिसके ऊपर निगेटिव 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 चार्ज। दोनों प्लेट जो है इनका एरिया, सरफेस एरिया ए है, इनकी सरफेस चार्ज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं बता रहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भरे पड़े हैं, इनका एरिया क्या है? ए है। इन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा। बेटा इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, डिस्टेंस है स्मॉल, कितना? स्मॉल डी। एरिया है ए। तो इनका जो कैपेसिटेंस होता है उसका एक फॉर्मूला ये डेराइव करके आता है, इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे नहीं करने जाएंगे। तो C बराबर हमेशा होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जहां पे A क्या है? एरिया है, और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। और मैंने आपको बताया है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक ले लोगे तो डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, मतलब जहां हमने एप्सिलॉन नॉट लिया था वहां K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है, डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ उसके अंदर, तो C की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या बात समझ में आई कि नहीं आई? K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? ओके, ये डेरिवेशन अपने को नहीं करना है, सीधा सीधा अपने को याद रखना है ये सारी चीजें। सी डिपेंड्स ऑन और नॉट, मतलब जो एरिया है उस पर सी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका एरिया रहेगा उतना ज्यादा आपका कैपेसिटेंस रहेगा। डिस्टेंस सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम कैपेसिटेंस, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाई इलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करता है कि जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू बढ़ेगी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कि सी डैश बराबर होता है के इंटू सी के बराबर। समझ में आया? समझ में आया? ये चार्ज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, चार्ज चाहे जितना हो जाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज इस बात पर डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? तो इससे पहले भी हमने बात किया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता तो Q बाई वी ही है,
पर क्योंकि C एक कांस्टेंट माना गया है, एक कांस्टेंट माना गया है, इस वजह से ये जो कैपेसिटेंस होता है ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता। वही बात यहाँ पे भी लिखी है, चार्ज एंड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। किसकी बात हो रही थी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही थी। क्या ये बात आपके दिमाग में गया? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। एग्जाम टी पे लिखा हुआ एक छोटा सा यहाँ पे, फोर्स बिटवीन प्लेट्स यूजेस एप्सिलॉन नॉट, नॉट के एप्सिलॉन नॉट, फील्ड ऑफ वन प्लेट एक्स ऑन अदर। तो ये बहुत ज्यादा कुछ इसमें खास बात नहीं लिखा है, अभी हम आगे इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है। ठीक है, फोर्स अगर निकालना हो दोनों प्लेट्स के बीच में तो हमारा ये एक फॉर्मूला आ जाता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इसको देखना जरूरी है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, दूसरा है सिग्मा स्क्वायर बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या है सी वी स्क्वायर बाई 2 डी। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो, अगर आपके एग्जाम में कहीं पूछा जाएगा, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलें आगे। ओके, लिखना है आपको, मैं पीपीटी दे दूंगा पूरा एज इट इज, तो चलेगा? पीपीटी भेज देता हूं अभी, चल रहा हूं। अब हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स की। डाई इलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक होते क्या है? ये इंसुलेटिंग होते हैं मटेरियल, जिस जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हैं बट खुद कंडक्ट नहीं होते। मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रख दो, तो मेरे भाई इसके अंदर से करंट तो नहीं फ्लो होता है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ से अपने आप को बिना कंडक्ट किए हुए इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर देते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पास ऑन कर देते हैं लेकिन खुद कंडक्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। समझ में आया? अरे हाँ या ना यार। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं जब परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इवन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना रहता है। जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन रहेगा। समझ में आया? और नेट डाइपोल मोमेंट होता है जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी तो ये इनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना रहेगा? जीरो रहेगा। समझ में आया? इन इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल्स अलाइन फाइनाइट डाइपोल मोमेंट, और इसका एग्जांपल है H2O, अल्कोहल, CO2, NH3, HCl। नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट इन द नॉर्मल स्टेट। इसके अंदर जीरो डाइपोल मोमेंट होता है नॉर्मल डाइपोल के अंदर। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भरा रहेगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लगाओगे जैसे ही ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करोगे मॉलिक्यूल बिकम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बन जाएगा। और चार्ज सेंटर शिफ्ट जब टेम्पररी पोलराइजेशन होता है, मतलब कि मैंने जो बोला कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पहले अलाइंड होते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर टेम्पररी पोलराइजेशन होता है, बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। और इसका एग्जांपल है N2 और O2, या बेंजीन या मेथेन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। समझ में आ गया बेटा? नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो जस्ट एक रैंडम व्यू ले लो, आगे इसको देखेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चंस आएगा तो डील करेंगे। ठीक है? हेलो, समझ में आया? ओके, ये बात याद रखो, ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वाला बात हमेशा याद रखो। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम, या फिर मैं बोल सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ C अपॉन C नॉट। ये मीडियम और ये वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम और कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम। समझ में आया? ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। याद रखो के बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, या ये होता है C बाई C नॉट, ये कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, या ये होता है E इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई E इन मीडियम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो बेटा इसको ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट ही है। समझ में आया? अरे हाँ या ना?
समझ आया? तो ये अगला टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान से देखो जरा। इसमें इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, डाइइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, बैटरी रिमूव्ड एंड बैटरी कनेक्टेड। दो केस बनाया है इन्होंने, एक बनाया है बैटरी कनेक्टेड और एक बताया है बैटरी रिमूव्ड। तो पहले बैटरी रिमूव्ड है, अगर बैटरी नहीं है तो चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही बैटरी रिमूव होती है, अगर कैपेसिटेंस सी है और उसके अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक आ जाती है, तो डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, के इंटू सी हो जाती है। मतलब अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक डालोगे, बैटरी नहीं है, तो आपका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है के इंटू सी हो जाएगी। जब बैटरी कनेक्टेड है तब भी इसकी वैल्यू के इंटू सी हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया बेटा? क्यू डैश, क्यू डैश की वैल्यू हमेशा क्यू ही रहेगी, क्योंकि जब बैटरी नहीं है बेटा, यहाँ पे बैटरी नहीं है, तो चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, तो यहाँ पे ये चार्ज बदल जाएगा और ये के क्यू हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अगर बैटरी नहीं है बेटा और पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो पोटेंशियल अपॉन के बराबर हो जाता है। जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक डालोगे, पोटेंशियल कम हो जाएगा और उसके अपॉन में चला जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर वोल्टेज की बात कर रहे हो, जब बैटरी रिमूव कनेक्टेड है, तो वोल्टेज जो रहता है वही रहता है, उसके अंदर चेंज नहीं आता है। समझ में आया? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल सॉरी डाइइलेक्ट्रिक को डिवाइड कर देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाती है, तो ई बाई के बराबर हो जाती है। और जब बैटरी नहीं है तो ये चेंज नहीं होती है। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक डालो। जब बैटरी रिमूव्ड रहती है तो यू बाई के हो जाती है, और बैटरी इंक्रीज हो जाती है इसकी एनर्जी जब ये कनेक्टेड रहती है। तो समझ में आया? ये चीज आपको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है एज इट इज। ये चीजें समझ में आई बात? तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज के व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो के की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। अदर क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन वेदर बैटरी इज कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो सिनेरियो अलग होगा, अगर बैटरी नहीं है तो सिनेरियो अलग होगा। सारा सिनेरियो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख लो ध्यान से, और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जब क्वेश्चन लगाओगे तब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या हो रहा है। आपको एज इट इज इसको याद करना है, इसी पे आपके क्वेश्चंस चेंज होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? समझ में आया? आ, कर लो नोट। हाँ जी, हेलो, हाँ बेटा। तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटर विद पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अब अगर स्लैब है कैपेसिटर के अंदर तो क्या क्या होगा, ठीक है ना। अगर कैपेसिटर के अंदर फुल डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, मतलब जैसे कि अगर ये दो कैपेसिटर हैं और इसके अंदर पूरा ऐसे भर दिया तुमने डाइइलेक्ट्रिक, ऐसे एक थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ा, तो जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी के अपसाइलन नॉट ए बाई डी, जो कि मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। समझ में आया? अगर तुमने टी थिकनेस का मेटालिक स्लैब डाल दिया है उसके अंदर, जैसे कैपेसिटेंस है और एक मेटालिक स्लैब डाल दिया है टी थिकनेस का, ठीक है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी अपसाइलन नॉट ए डी बाई टी, डी माइनस टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अगर मेटालिक फिल्स गैप जो है टी और डी पूरा टी डी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो है ये जितना डिस्टेंस है पूरा का पूरा ये मेटालिक स्लैब इसको भर लेगा, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी बेटा। और अगर एयर गैप है उसके अंदर, खाली 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 ये प्लेट था जैसे पहले बताया था, इसके अंदर अंदर केवल एयर भरा है और कुछ नहीं भरा है, तो जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सेम वही रहेगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, यही रहेगा। ये चारों चीजें, चारों केस मैंने आपको बता दिया, याद रखना। अगर उसके अंदर फुल डाइइलेक्ट्रिक भरा है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर उसके अंदर टी थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक भर दिया है तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, अगर सारा का सारा मेटालिक फिल कर दिया है तुमने उसके अंदर
तो सी इनफाइनाइट, और नहीं तो ये हो जाएगा इतना। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। ये आपको मल्टीपल डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसको एक फॉर्मूला एक बार देख के चले जाना, और ये आपके एग्जाम्स के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है ना? चलें आगे। अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करता हूं तो इसके लिए सी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए होता है। ये बेटा ए क्या है? ए है जैसे एक ये स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है, ये आप याद रख लेना अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की बात आएगी। ठीक है, समझ में आया? अरे हाँ या ना? इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर 1 है कि इनर सरफेस जो इनर स्फीयर है उस पे प्लस क्यू चार्ज है, और आउटर सरफेस जो है वो अर्थड है। मतलब इस आउटर सरफेस को हमने क्या कहाँ का रखा है? अर्थ पे रखा है। समझ गए? अभी हमने प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे। अब हमारा जो कैपेसिटर है वो कैसा है? स्फेरिकल है। समझ गए कि नहीं समझे? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर अब बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं रह गया है, वो उसके सिलेबस में नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार फॉर्मूला पढ़ के चले जाओ। समझ आया? तो इनर स्फीयर पर क्यू चार्ज हो जाएगा, आउटर स्फीयर अर्थड है तो पोटेंशियल उसकी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। C की वैल्यू सेम ही रहेगी जो पहले पढ़ा था, और स्पेशल इफ B की वैल्यू इनफाइनाइट है तो C कितना हो जाएगा? C आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर हो जाएगा। ये वही वाला केस है जो हमने अर्थ वाला केस के बारे में पढ़ा था, अर्थ की केस के बारे में पढ़ा था। समझ आया? सेम आपका सेम आपका ये हो जाएगा सी डैश, इसमें ये चेंज हो जाएगा इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए हो जाएगा बेटा। बाकी आप एक बार इसको देख लेना। इस जो आपका सी डैश वैल्यू है स्फेरिकल कैपेसिटर और आइसोलेटेड स्फीयर दोनों का सम आ जाएगा। इसमें आप देख लो एक बार पूरा, इतना इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ आया? अर्थ की कैपेसिटेंस ऑलरेडी मैं थ्योरेटिकली बता चुका हूं, पर इसको इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। अर्थ पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलें आगे। अरे हाँ या ना? चलें आगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सी बराबर फॉर्मूला लिख लो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बी बाई ए होता है फॉर्मूला। ये स्पेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ऐसे जो कैपेसिटर्स बने होते हैं ऐसे, इसके अंदर वाला ये वाला रेडियस ए है और बाहर वाला रेडियस बी है। ये स्पेरिकल कैपेसिटर का केस है। समझ में आया? समझ गए ना? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला देख लो बेटा, सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई लॉग बी बाई ए। यस और नो? समझ आया? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू, और फिर आपका ये एज इट इज ऐड होते चले जाता है। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना? चलें आगे। सीरीज में प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चार्ज
जो चार्ज होता है वो सेम होता है फॉर ऑल कैपेसिटर्स। मतलब अगर सीरीज में कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हैं तो जो चार्ज होगा हर कैपेसिटर पे कैसा होगा, यहाँ पे भी चार्ज क्यों जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज क्यों जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज क्यों जाएगा, ठीक है। तो हर जगह चार्ज कितना जाएगा, सेम ही जाएगा। वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मतलब इस पे V1 वोल्टेज, इस पे V2 वोल्टेज, इस पे V3 वोल्टेज, तो V1 ऐड हो जाता है तो टोटल V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। C इक्विवेलेंट हमेशा जो कैपिटल C होता है उससे कम ही आता है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिवर्स रेशियो में रहता है। एनर्जी आपकी भी रिवर्स रेशियो में रहती है। और अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो उनका C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है C बाई n। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अरे हाँ या ना, समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो इनका C इक्विवेलेंट की वैल्यू याद रखना, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कितना होता है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। समझ में आया? और अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जैसे मान लेते हैं जस्ट अ सेकंड बेटा, चलें आगे बेटा। हेलो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब आगे मैं बात करता हूं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि दो, ये V1 बराबर आ जाएगा। देखो दो कैपेसिटर्स हैं, एक है आपका ये, एक आपका ये। लेट्स से कि आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे वोल्टेज V1, यहाँ पे वोल्टेज V2, और ओवरऑल वोल्टेज दे रखा है, V की वैल्यू दे रखी है V1 प्लस V2। ये तो पता ही है आपको। अगर आपको इससे कहा गया कि इसका वोल्टेज निकाल के बता दो, सीधा आप याद रखो C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला याद रखना। और ये मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, V के बराबर हो गया, ये आपका सीधा वोल्टेज 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें करना है तो आपको C1 अपॉन में C1 प्लस C2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो V के साथ, ये आपका V2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? और अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दिए हुए हैं तो उनको, उनका C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी ये होती है, ये भी आप याद रखना। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? चलें आगे, आगे चलें बेटा। In series, charge is same on all capacitors, not charge density। चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट क्यू। क्यू, पोटेंशियल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ये बात भी याद रखना। आगे चलते हैं अगले उस पे, टॉपिक पे। हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ आ गया, कैपेसिटर पैरेलल। हाँ पैरेलल में बेटा क्या होता है, ये सीधा इसको ऐसे एज इट इज ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे है वो उसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज सेम होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो कैपेसिटेंस आता है, ये जो ओरिजिनल कैपेसिटर उससे बड़ा आता है। क्यू सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू एन इंटू सी के बराबर होती है। क्लियर है? तो सीरीज वर्सेस पैरेलल का थोड़ा सा एक बार देख लो फटाफट। पैरामीटर क्या है, सेम सेम क्या होते हैं, चार्ज सेम होता है सीरीज में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सी इक्विवेलेंट वर्सेस सी, जिसमें जो इसमें जो ये होता है सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आता है वो स्मॉलेस्ट आता है सी से, और इसमें लार्जेस्ट आता है। आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल अगर कैपेसिटर्स है तो उनका सी बाई एन हो जाता है, यहाँ पे एन इंटू सी हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें सेम रहता है। समझ में आया यहां तक की बात?
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। हाँ जी बेटा। हाँ, अच्छा ले लो। और पीछे। चलो आगे मैं बात करता हूं कॉमन पोटेंशियल की। अगर दो अलग अलग पोटेंशियल उनको टच कराया जाता है तो उनका जो पोटेंशियल आता है V बराबर आता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ है ना। और या फिर और C1 V1 किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर होता है। तो इसको बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये भी बोल सकते हैं। यस और नो। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, या कॉमन पोटेंशियल होता है। और ऐसे ही अगर आप न्यू चार्ज निकालोगे आप, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये न्यू चार्ज आपका निकल के आ जाएगा। अगर दो स्फीयर्स हैं और उनकी हम बात करें कि Q1 और Q2 की बात करें, तो ये Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू R1/R2। ये ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज इनका रेशियो ऐसे डिवाइड होता है। ये आप बात भी याद रखना। अभी इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे ही एनर्जी लॉस की बात करें तो एनर्जी लॉस का ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, बट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ आया। तो फॉर्मूला क्या है, C1 C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2C1 प्लस C2। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे ही याद रखना है। क्लियर है। एनर्जी लॉस का समझ आया। और जब V1 की वैल्यू V2 के बराबर हो जाती है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। क्लियर है। यहां से V1 और V2 अगर बराबर हो गया तो यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी टोटल चेंज इन एनर्जी की। तो यहाँ पे कोई नेट एनर्जी लॉस जीरो हो जाता है। क्लियर है। अगर एन एन ड्रॉप्स मर्जेस इनटू वन बिग ड्रॉप, अगर बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं स्फेरिकल फॉर्म में और एक बहुत बड़े ड्रॉप में मर्ज हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर हम रेडियस निकालने जाएं तो रेडियस का एक जो आपका रिलेशन आता है R बराबर n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। जो बड़ा वाला रेडियस है उसका, बड़ा वाला जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस इतना आ जाएगा। जो बड़ा वाला रेडियस बनेगा उसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, n⁻⁴ इंटू सी स्मॉल के बराबर आ जाएगा। सेम वही चीज है। ठीक है ना। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो आ जाएगा वो n⁻⁴ इंटू बी स्मॉल पोटेंशियल बिग वाले का। और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज वाला हो जाएगा Q बिग बराबर n इंटू क्यू स्मॉल। जितना छोटे छोटे चार्ज पे होगा उसका n टाइम्स ऑफ स्मॉल चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कहीं आपको देखने को मिल सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर एम्स एग्जाम एंड ऑल PGI एग्जाम। ओके। हाँ या ना। चले चले आगे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, ये दिस वाज द लास्ट, आपका लास्ट था। ये माइंड मैप देख लो एक बार इस चैप्टर का। ये सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सी की वैल्यू क्या होती है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, फिर एनर्जी पढ़ा था हमने, एनर्जी तीन फॉर्मूले पढ़े थे, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर डाइइलेक्ट्रिक भी पढ़ा हमने, और फिर स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ा। ये इसका माइंड मैप था। ठीक है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था C बराबर Q/B, एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये था। सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लेना। सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आया। ये सारे फॉर्मूले थे। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि सबकी वैल्यू दी हुई है। क्लियर है। तो एक बार इस पे नजर मार लेना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूं, कल आपको करके लाना है। टोटल आपको 7-8 क्वेश्चन होंगे। ये 8-9 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। 9 क्वेश्चंस आपको घर से कल घर से ट्राई करके लाना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट फैक्ट की, तो कुछ कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन टू द और टू द पोटेंशियल व्हिच इज रेज्ड।
तो ये बात याद रखना। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, पढ़ा रखा है ये भी। F is very large unit, practical unit of farad is microfarad, nanofarad and picofarad. A capacitor stores electric energy in the electric field between the plates. When two charged conductors are connected, the charge flow from higher to lower potential until both the common potential. The dielectric constant K always greater than 1 and increases capacitance by factor K. Dielectric breakdown occurs when E exceeds dielectric strength of the material. तो ये सारा का सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अर्थ का थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस 711 होता है, बट इनफाइनाइट होता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सी इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, और सीरीज वाले में सबसे छोटा होता है हमेशा से। समझ में आया? अरे या सुनो, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 20 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ सकते हो। आप जब एग्जाम देने जाओ तो ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करके जाना, पढ़ के जाना। वो जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। यस और नो? वन टाइम रिवीजन, यस और नो? तो इसको आप रिवाइज कर लोगे, आई होप यस कर लोगे। आगे मैं बात करता हूं, ये इसको भी जस्ट बिफोर एग्जाम रीड करना है, 5 मिनट में पूरा चैप्टर। बेसिक्स कर लेना, ग्रुपिंग कर लेना, पैरेलल प्लेट कर लेना, डाइलेक्ट्रिक कर लेना, एनर्जी कर लेना और अदर कैप्स कर लेना। बस इतना करके चले जाओगे तो भी आपके एग्जाम में फॉर्मूले सारे याद रह जाएंगे। क्लियर? ये पूरा भी बेटा ये एग्जाम 7 को है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने भेजा है, तो सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसे फॉर्मूला लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है, अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी पूरा चैप्टर मैंने कराया है, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये यहाँ पे नीट एग्जाम लिखा हुआ है, बट डोंट कंसिडर इट। जो आपको तैयार करना है अच्छे से तैयार करो। ऑल द बेस्ट गाइस, आज के लिए क्लास इतनी ही थी। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। क्वेश्चंस आप सारे क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस आप सारे करके लेके आना, ठीक है ना? ओके।